अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इमरान याकूब खान साहब और फैसल चौधरी साहब के साथ मैं हूं समीना पाशा। प्रोग्राम व्यू पॉइंट में आपको खुशामदीद कहती हूं। काफ़ी हंगामा खेज़ ये हफ़्ता था जो कि ईद के बाद शुरू हुआ। अदालत के पैराए से भी बड़ी अहम ख़बरें इस हफ़्ते में आती रहीं और इसके साथ साथ ख़ास तौर पर जो मरकज़ निगाह रही बात वो ये थी कि मुश्तरका पार्लियामेंट के सेशन से सदर आसिफ अली जरदारी ने जो खिताब किया, और पार्लिमानी साल के आगाज़ में ये रिवायत है कि सदर खिताब करते हैं और इस खिताब में अपोजिशन और इसके साथ साथ जो सेनेट है, फिर मुख्तलिफ जो अस्करी क़यादत के चीफ्स हैं वो भी, वज़राए आला भी और अहम ममालिक के सफ़रा वगैरह ये सब शिरकत करते हैं। हमेशा शोर शराबा अपोजिशन की तरफ से हुआ करता है, लेकिन इस मरतबा हमने देखा कि चूँकि एक पोलिटिकल टेम्परेचर वैसे ही बहुत ज़्यादा है मुल्क में और उसका हर इजलास के अंदर हमें इजहार होता भी नज़र आता है, तो इस दफ़ा भी हमने ये शोर शराबा काफ़ी ज़्यादा देखा। सदर जरदारी के खिताब की बात करें तो उन्होंने फिर से इस बात की अहमियत पर जोर दिया कि सबको मिल बैठना चाहिए और मुशावरत से मसाइल को हल करना चाहिए। उन्होंने कहा हमारे पास वक्त बड़ा कम है, बहरान से निकलना होगा और मुल्क को आगे ले जाने के लिए तकसीम से निकलना होगा। सदर जरदारी ने क्या कहा, उनके खिताब का कुछ हिस्सा आपको सुनवाते हैं। That we have little time to waste. The country needs us to move on from the polarization so common now to contemporary politics. This joint house must play a leading role in the rebuilding public confidence in the parliamentary process and establish a foundation for the uninterrupted sustainable development of our nation. इसके साथ साथ हमने देखा कि सीटियां, बाजे और नारेबाजी का सिलसिला जारी रहा। एक अहम बात इस सेशन की ये थी कि बड़ा गैर मामूली था ये मामला कि अस्करी क़यादत इस इजलास में मौजूद नहीं थी और सदर का खिताब, जो कि सदर उनके सुप्रीम कमांडर भी होते हैं आइनी तौर पर, उनका खिताब सुनने के लिए यहाँ पर मौजूद नहीं थी। तो इस एब्सेंस को भी अक्सर लोग डिस्कस करते रहे कि वो क्यों ना आए। ओवरऑल अब हम देख रहे हैं कि काफ़ी मुल्क में सरमायाकारी के हवाले से कोशिशें की जा रही हैं और सऊदी अरब के एक वफ़द ने जो दौरा किया है उसके हवाले से बड़ी उम्मीदें बन गई हैं। तो इसके हवाले से भी आज प्रोग्राम में बात करेंगे कि कितना इम्पोर्टेंट था सऊदी वफ़द दौरा भी, और आगे कितनी इम्पोर्टेंट है ये सारी सूरत हाल पाकिस्तान की मईशत को स्ट्रेंथन करने के लिए। नई जो खित्ते में सूरत हाल जन्म ले रही है इसराइल ईरान तनाज़े के हवाले से, उसके ऊपर भी थोड़ी सी बात करेंगे। आज के प्रोग्राम में आप सबको खुशामदीद कहती हूँ और ख़ास तौर पर आज खुशामदीद कहती हूँ PMLN के सीनियर रहनुमा अली गौहर बलोच हमारे साथ इस वक्त आज प्रोग्राम में मौजूद हैं। उनसे जो हुकूमत का पॉइंट ऑफ व्यू है वो हमारे सामने आएगा। अली गौहर बलोच साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे इजाज़त दीजिएगा कि मैं इमरान साहब और चौधरी साहब का कमेंट ज़रूर लूँ, ख़ास तौर पर जो मुश्तरका इजलास के हवाले से, और फिर मैं आपके साथ भी इस हवाले से ज़ाहिर बात करूँगी। तो इमरान साहब से बात का आगाज़ करते हैं। इमरान साहब, ये एहतजाज वगैरह तो बड़ा एक नॉर्म है, हम देखते ही हैं पार्लियामान में हुआ करता है अक्सर ही। आपको ये इजलास किस हवाले से अहम लगा, उसमें क्या अनयूजुअल बात लगी, और फिर सदर जरदारी ने जो मफाहमत की एक दफ़ा फिर से बात की जो वो हमेशा करते हैं, आपको लगता है कि इसके ऊपर कोई अमल दरामद भी होगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। समीना, सबसे पहली बात तो ये है इस इजलास के मुनफरिद होने की कि सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने 7वीं मरतबा पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से खिताब किया, जो कि पहले कोई भी सदर इतनी दफ़ा नहीं कर सका। तो एक तो ये बात थी। दूसरी बात ये कि सदर मुमलिकत ने अपने खिताब में जो बातें की हैं बड़ी अच्छी बातें की हैं, लेकिन देखना ये है कि उनमें से कितनी बातें काबिल अमल भी हैं। बातें करना तो बड़ा आसान है, लेकिन ये भी देखना ज़रूरी है कि उसमें कितनी बातें काबिल अमल हैं और ख़ुद उनकी पार्टी क्या उनकी इन बातों पर अमल करेगी। मिसाल के तौर पे उन्होंने सियासी बहरान से निकलने की बात की। उन्होंने आपने अपने इंट्रो में भी बताया कि कहा कि हमारे पास वक्त बड़ा कम है। तो सवाल ये पैदा होता है मेरे नज़दीक कि क्या मुल्क में इस्तेहकाम के लिए इस वक्त जो उनकी पार्टी की मदद से हुकूमत बनी है नून लीग की, उसकी अच्छाइयों और बुराइयों की ज़िम्मेदारी भी उनकी पार्टी साथ कबूल करेगी। दूसरी बात ये कि उन्होंने कहा कि अपोजिशन को उन्होंने फिर एक मफाहमत की पेशकश की। मैं ये चाहूँगा कि मुझे ये बता दें, वो साथ इसका भी जवाब दें कि अगर अपोजिशन मफाहमत की तरफ आती है तो क्या हुकूमत को लचक दिखाने को तैयार है कि ये सिर्फ हुकूमत की तरफ से भी सिर्फ बातें ही हैं। इसके बाद अपोजिशन के मुतालबात मानने की बात है। क्या अपोजिशन के मुतालबात जो हैं, सबसे बड़ा उनका तो मुतालबा ये है कि जेलों में जो लोग बंद हैं
क्या 9 मई के वाक़यात में बराह रास्त जो लोग मुलव्वस नहीं, हुकूमत उनको जेलों से निकालने के लिए अपना कोई किरदार अदा करेगी? और अब तो 10-10 महीने वैसे ही हो चुके हैं, जिनकी कम सजाएं बनती हैं तकरीबन उन्होंने फिर इसका मतलब पूरी कर ली। उन्होंने जो एक कदम पीछे हटने की बात की, तो क्या हुकूमत भी एक कदम पीछे हटते हुए अपोजिशन को जलसे जुलूसों की इजाज़त देगी? क्या इलेक्शन कैंपेन की इजाज़त देगी? इसी तरह से फिर ये देखें कि उन्होंने सूबों और वफाक के दरमियान और फिर सूबों में आपस में ताल्लुकात की बेहतरी की, इदारों के साथ हम आहंगी की बात की। तो क्या सबसे पहले वो सूबा सिंध जो है वो अपना किरदार इसमें, क्योंकि वहाँ पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, अपना किरदार अदा करेगा? तो मैं ज़ाती तौर पे ये समझता हूँ कि जरदारी साहब सिर्फ खिताब ही था? नहीं, बहुत अच्छा खिताब था। अच्छा, लेकिन अमल नहीं होगा। नहीं, लेकिन इसमें अमल बड़ा मुश्किल है। उनको बतौर सदर मुमलिकत ये स्टेप लेना चाहिए कि ये सिर्फ बातें ही ना रही बल्कि अमलन भी इसका कोई नतीजा निकल सके। बिल्कुल सही है, और वो इस पोजीशन में है कि वो इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, कि वो 2-3 ऐसे स्टेप्स लें जिससे आगे कुछ माहौल ऐसा बने। मैं इसीलिए उनसे ये मुतालबा कर रहा हूँ कि सदर मुमलिकत का ओहदा सबसे सुप्रीम होता है, और फिर अपोजिशन इस वक्त पीपल्स पार्टी जो है, देखें वो नून लीग की हुकूमत भी उसके बम्बू पे खड़ी है, इसलिए वो हुकूमत को भी इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक है। चौधरी साहब, आपने भी ये खिताब भी सुना होगा, कल माहौल भी बड़ा गर्म रहा, बात भी नहीं करने दी ऑपोजिशन ने। क्या बेहतर नहीं होता ऑपोजिशन के लिए कि वो भी ज़रा सुकून से, तसल्ली से एक दफ़ा खिताब सुनते और उसके बाद फिर भले जो भी उनका रिएक्शन होता वो देते? ये हमने रिवायत ही बना ली है कि हमने किसी को बात ही नहीं करने देनी। और फिर जो सदर का खिताब था वो भी आपको लगता है कि खालम खुली बातें ही हैं, या वाकई वो सीरियस हैं इस मामले के ऊपर कि मुल्क को बहरान से निकालने के लिए डायलॉग स्टार्ट किया जाए? ये बात दुरुस्त है कि हम दायरों में सफ़र कर रहे हैं और सदारती इंतखाब के जो खिताब के मौका के ऊपर जो है एहतजाज, इसकी जो तरह भी पीपल्स पार्टी ने डाली थी जब गुलाम इसाक खान खिताब करते थे, तो इसी तरह से एहतजाज होता था, बड़ा फेरिस किस्म का, और शहीद बेनज़ीर भुट्टो भी लीड करती थी। तो ये तो वहाँ से ही आगाज़ है। जरदारी साहब ने 7वीं दफ़ा खिताब ज़रूर किया है असम्बली से, लेकिन ये भी पहली दफ़ा हुआ है कि जो चीफ्स ऑफ स्टाफ हैं तीनों, वो वहाँ पे मौजूद नहीं थे। और ये भी एक कमाल इत्तेफाक है कि मियां नवाज शरीफ और जो वज़ीर आला पंजाब है वो भी मौजूद नहीं थे। तो सदर साहब का खिताब जो है उसकी जो अहमियत है वो ये जो कॉन्स्पिक्यूअस एब्सेंस हैं इसको ये तो माकी होंगी, ज़ाहिर है वहाँ पे दुनिया के सफरा भी आए हुए थे। और जरदारी साहब ने अगर इसके ऊपर प्रैक्टिकल को काम करना है तो पहले अपने सूबा सिंध में जो ये उनकी हुकूमत है तो वो अपोजिशन को जलसे करने की इजाज़त दें। यहाँ आज भी ये रिपोर्ट हुआ है कि उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ज़िमनी इंतखाबात के मौके पे जो है जलसा करने की इजाज़त नहीं दी सिंध हुकूमत ने। तो ऐसे माहौल में जब एक्शन नहीं होगा, महज बातें होंगी, तो फिर इस खिताब का क्या मानीदार है? कोई मानी नहीं है। जब तक इट्स नॉट फॉलोड बाय सब्सटैंशियल एक्शंस तो इसकी तो कोई बस ठीक है, यानी इसको हम यही समझें कि ये फिर कोई एक फॉर्मेलिटी बन गई जो बस पूरी हो गई। लेकिन अली गौहर बलोच साहब, बड़े सीरियस क्वेश्चंस हैं आपसे जो इस मामले से जुड़े हुए हैं। आपके नज़दीक क्यों वज़ीर आला पंजाब ने शिरकत नहीं की? यहाँ पे हम देख रहे हैं मियाँ साहब खुद नहीं आए, उन्होंने भी जरदारी साहब का खिताब नहीं सुना, आर्मी चीफ्स भी नहीं आए, तो इनकी तमाम की गैर हाजिरी की वजह क्या बनी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, बुनियादी तौर पर तो जाहिर है कि ये रवायत तो रही है कि ख़ास तौर पर जो मुसल्लह हमारी जितनी भी अफवाज हैं उनके सरबराहान होते हैं, लेकिन शायद हाउस का जो माहौल जिस तरह से जब से ये असम्बली का सेशन शुरू हुए हैं और जिस तरह से गुल गपाड़ा और जिस तरह से वो पहले सोशल मीडिया पर गालम गलोच ब्रिगेड थी और उसी तरह से असम्बली को भी जिस तरह से ये बेहंगम तरीके के साथ प्रोटेस्ट किया जाता है, जिस तरह की आवाज़ें कसी जाती हैं, तो मैं समझता हूँ कि अपोजिशन का जो गैर संजीदा रवैया है ये भी एक वजह हो सकती है। और जहाँ तक चीफ मिनिस्टर्स का है,
कई दफ़ा लाजमी सदारती जो जब भी खिताब होते हैं तो वो होते हैं, लेकिन कई दफ़ा मसरूफियात इस किस्म की होती है कि वो गैर हाज़िरी भी हो जाती है। लेकिन प्राइम मिनिस्टर और पूरी PMLN और तमाम वज़रा जो थे, सरकर्दा लोग थे, वो वहाँ पर मौजूद थे। दूसरी ये गुजारिश है कि जिस तरह से आपने बताया, ये कोई नई बात नहीं है। असम्बली के अंदर हो या असम्बली के बाहर हो, आपने देखा है कि पिछले 4 साल जब हम अपोजिशन में रहे तो हमने असम्बली के अंदर और बाहर एहतजाज किए, लेकिन आपको याद है कि हमारे जो एहतजाज थे उसमें कभी भी लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल नहीं बनी बाहर। और आपने देखा कि PDM के प्लेटफॉर्म से भी एहतजाज हुए। लेकिन बदकिस्मती ये है कि जिस तरह से आप कह रहे थे कि अभी जलसे जुलूसों की इजाज़त नहीं है, किस तरह से मुल्क में इन्होंने लॉकडाउन्स लगाए और शहरों को बंद किया, फिर किस तरह से जब इनके जलसे होते थे मुल्क को जला दो, मुल्क को घेर लो, मुल्क में लॉकडाउन्स लगा दो, किस तरह से फिर उन एहतजाज की आड़ में कई दफ़ा वो हंगामे बर्पा किए, सुप्रीम कोर्ट के इर्द गिर्द कब्रें खोदी गई, किस तरह से PTV पर हमला किया गया, किस तरह से वो धरने दिए गए। तो मैं समझता हूँ कि और ख़ास तौर पर आपको वो एहतजाज भी याद होगा जब एक दफ़ा सुप्रीम कोर्ट ने इनको इजाज़त दी और वहाँ पर इन्होंने अंडरटेकिंग दी कि ये रेड जोन में दाखिल नहीं होंगे, लेकिन उस वक्त भी जो PTI थी, इनके लोग रेड जोन में आए और उन्होंने पूरे मुल्क अपना इस्लामाबाद के ग्रीन बेल्ट्स को आग लगाई और काफ़ी तोड़ फोड़ की। तो मैं समझता हूँ कि पुरअमन एहतजाज करना तो हर पार्टी का हक है, लेकिन आप देखें ना कि ये वाक़यात बढ़ते बढ़ते फिर 9 मई के वाक़यात की तरफ चले गए और उसकी तो कोई नज़ीर और कोई मिसाल जो है वो नहीं मिलती। लिहाजा ये कहना इतना आसान काम नहीं है। हाँ, कहा तो यही जाता है। लेकिन गौर फिरोज साहब, अभी ये एहतजाज की बात तो नहीं है, अभी तो ज़िमनी इंतखाब हो रहा है ना, कैंपेन करने की बात हो रही है, जलसे जुलूस करने की बात हो रही है, जो कि कैंपेन है। आप लोग तो पता नहीं क्यों नहीं निकल रहे। वैसे ये आपसे मैंने अलग से सवाल करना था कि क्या PTI अकेली इस वक्त ज़िमनी इंतखाब लड़ रही है, क्योंकि PMLN की तो कोई कैंपेन मुझे ऑन ग्राउंड नज़र नहीं आ रही। लेकिन बहरहाल अभी तो वो सिर्फ कैंपेन के लिए निकल रहे हैं, वो कोई एहतजाज के लिए तो नहीं निकल रहे। और फिर जहां आपने इतनी मिसालें ये दी हैं, तो वहां पर बहुत सारे ऐसे हैं जलसे जुलूस जहां पर 75 जलसे खान साहब ने उस वक्त किए थे जब वो 9 अप्रैल को निकले थे। उसके बाद 75 जलसे उन्होंने मुल्क में किए और इन 75 जलसों के दौरान कोई जलाओ घेराव का वाक़या नहीं हुआ था। तो ये भी अपनी जगह चीज़ें हैं और ये भी आपकी बात दुरुस्त है कि कहीं पे हुए हैं, लेकिन यूज़ ऑफ फोर्स भी होता रहा उनके अगेंस्ट, ये भी अपनी जगह हकीकत है। जाहिर है जब पर कानून शिकनी होगी तो फिर कानून अपना रास्ता तो बनाएगा, मतलब इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं है। और हमने जिस तरह के हमारा मुल्क ने खमियाजा भुगता है और पाकिस्तान की अवाम ने इन्हीं जलसों के बाद ही फिर ये मामला बढ़े ना, जहाँ पर फिर जलाओ घराव शुरू हुए, जहाँ पर 9 मई जैसे वाक़यात हुए। हाँ, ज़िमनी इंतखाबात में तमाम पॉलिटिकल पार्टीज और हमारे जो लोकल लीडरशिप है वो इंतखाबात में हिस्सा ले रहे हैं। जो साबका 2018 के इलेक्शन हुए थे, मैंने खुद ज़िमनी इलेक्शन, वो भी पहला ज़िमनी इलेक्शन था, वो कॉन्टेस्ट किया। उस वक्त PTI की हुकूमत मरकज़ और सूबे में बनी हुई थी और अल्लाह के फजल करम से वो इलेक्शन हमने जीता था। वो कौमी और सूबे दोनों सीट्स पर हम कॉन्टेस्ट कर रहे थे, लेकिन उसमें भी कोई हमारी लीडरशिप उस वक्त नहीं आई थी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमने इलेक्शन जीता था। बात करने का मकसद ये कि ज़िमनी इंतखाबात में ज़रूरी नहीं है कि कोई बड़े बड़े लीडर ही आए। लोकल लेवल पे जो हमारी क़यादत होती है वो अपने अपने हलकों में एक्टिव है और इनको भी कैंपेन के से तो किसी ने मना नहीं किया। कोई ऐसी रिपोर्ट नहीं हुई, कोई ऐसी बात नहीं हुई। जलसों की इजाजत नहीं मिली ना सर। आज भी मैं देख रही थी, रावलपिंडी में नहीं मिली, गुजरात में नहीं मिली, लाहौर में नहीं मिली, फिर लाहौर से आज जाके लाहौर हाई कोर्ट से वो लेके आए हैं फैसला। तो 2-3 घंटे के नोटिस के ऊपर उन्होंने वो छोटा मोटा कोई जलसा किया है शायद लाहौर में। तो वो देखे ना, वो जलसा तो पूरे PTM ने पेशीन में भी किया और वो भी अवाम ने देख लिया कि कितने लोग थे उसके अंदर। और आप बता रही हैं कि लाहौर में भी किया है, तो वो फिर बड़ा करना था ना। जब इजाजत हाई कोर्ट से मिली है तो छोटा मोटा सर आज ही तो मिली है उन्हें 2-3 घंटे पहले तो इजाजत मिली है। मिली, ये तो कहते हैं कि हमारी एक चलिए अच्छा है, अगर छोटा हो रहा है तो आपका तो काम आसान हो रहा है ना, खुद ही एक्सपोज हो रहे हैं। अगर आप ये कह रहे हैं कि लोग उन्हें नहीं पसंद करते तो उन्हें फ्री हैंड दें, पता लग जाए कि हाँ भाई उनके पास कितनी स्ट्रेंथ है। आप लोग फ्री हैंड नहीं देते तो उन्हें भी कहने का मौका मिल जाता है कि जी हमने तो बहुत बड़ा जलसा करना था, ये हुकूमत ने हमें करने ही नहीं दिया। जब अदालतों में अंडरटेकिंग देने के बाद भी ये वायलेशन करेंगे, जब अदालतों में अंडरटेकिंग देने के बाद भी जाकर ये
शोहदा के मुजस्मे जलाएंगे, जब रेड जोन के अंदर दाखिल होंगे, जब ग्रीन बेल्ट्स को आग लगाएंगे, जब रेडियो स्टेशंस को जला देंगे, तो क्या समझते हैं? मैं तो समझता हूँ कि आज भी इन मतलब है कि जो इस किस्म के अनासिर हैं उनकी उस तरह से कानूनी तौर पर सरकोबी नहीं हो रही जिस तरह से होनी चाहिए। अली गौहर साहब ये फरमाइएगा, अली गौहर साहब ये फरमाइएगा कि स्पीकर कौमी असम्बली ने अपोजिशन के 2 अरकान की रुकनीत जो मुअत्तल की है, आप क्या समझते हैं कि इस तरह तो मफाहमत के अमल की तरफ बात नहीं जाएगी? दूसरी ये भी बता दें कि क्या इस अमल से, ये रुकनीत मुअत्तल करने से आइंदा असम्बली का जो माहौल है वो बेहतर होगा, आप समझते हैं? देखिए, आपने बड़ा अच्छा सवाल किया है। जब हम अपोजिशन में थे, प्रोटेस्ट करते थे, असम्बली में एहतजाज होता था, और मुझे खुद याद है कि मेरी 2 दफ़ा रुकनीत जो थी वो मुअत्तल हुई। वो टेम्परेरी मुअत्तल की जाती है और उसका मकसद यही होता है कि असम्बली के अंदर प्रोटेस्ट के भी कुछ SOPs है ना, जब उससे आप तजावत करते हैं या कुछ अरकान जो हैं वो मतलब है कि उन लाइन्स को जो क्रॉस करते हैं तो फिर उनकी वक्ती तौर पे की जाती है। जाहिर है कि ये नेक्स्ट सेक्शन तक उनकी बहाल कर दी जाएगी या उससे पहले बहाल कर दी जाएगी, और हो सकता है इसी सेशन में कर दी जाए जो मंडे से अभी तक चल रहा है नेशनल असम्बली का। तो वो एक रूटीन मैटर है और वो स्पीकर के इख्तियारात हैं। और आपको पता है कि पंजाब असम्बली के अंदर बेशुमार दफा नून लीग के अरकान की जो है वो की गई जब परवेज इलाही साहब चीफ मिनिस्टर थे। तो ये मामला जाहिर है हाउस को चलाना होता है और उसके डेकोरम का ख्याल करते हुए इस किस्म के पाबंदी वक्ती तौर पर लगाई जाती है अरकान के ऊपर। अच्छा, हाँ, लेकिन अगर किसी रुकन ने कोई वोट डालना है या कोई वोटिंग हो रही है तो उस दौरान मैं समझता हूँ कि अगर आप कहें कि हमारे नून लीग के तो अरकान की वोट के दौरान भी रुकनीत मुअत्तल की गई और उनको वोट का हक भी इस्तेमाल करने से रोका गया पंजाब असम्बली के अंदर। अच्छा अली गौहर साहब, बहरहाल हाउस के डेकोरम को सर ये फरमाइएगा कि पहले वज़ीर दाखिला और अब फिर वज़ीर तवानाई जो हैं उन्होंने ये तस्लीम किया है कि बिजली के बिलों में जो है वो काफ़ी ज़्यादा ओवर बिलिंग हुई है और हुकूमत क्या आइंदा ऐसे कोई इकदाम करेगी कि जिससे ये ओवर बिलिंग रुक सके? देखिए, बड़ी खुशाइन बात है कि जो तवानाई के वज़ीर हैं वो खुद उन चीज़ों की निशानदही कर रहे हैं। जाहिर है कि जहां वो निशानदही कर रहे हैं तो उसकी निशानदही करने का मकसद उसका तदारक करना है। और बिल्कुल ये जो हमारी डिस्कोज हैं, जितनी भी ये कंपनीज हैं, यहाँ पर आम कंज्यूमर को काफ़ी शिकायत हैं। ये आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है और उसका अदाला होना चाहिए। और अगर कंसर्न जो उसके मुतलका जो मिनिस्टर हैं उनके अगर ये कंसर्न्स हैं तो मैं समझता हूँ ये खुशाइन है। वो उनको चाहिए कि उसके अंदर ज़रूर बेहतरी लेकर आएँ। और जो ओवर बिलिंग की जाती है, बिल्कुल ओवर बिलिंग होती है, यूनिट ज़्यादा डाल दिए जाते हैं। जब उनसे पूछा जाता है तो वो कहते हैं जी अगले बिल में एडजस्ट हो जाएंगे। एक तो बिजली के रेट ज़्यादा हैं, जाहिर है, और उसके साथ अगर ओवर बिलिंग की जाएगी तो फिर लोगों के लिए भी बड़ा मुश्किल हो जाता है कि इतने बिल। चलिए, मैं चौधरी साहब से एक सवाल जरूर करना चाह रही हूँ इस पॉइंट पे। आपने ये जो बात की इस पे हम फर्दर भी इकॉनमी के हवाले से जब बात करेंगे आपसे तो बात करेंगे, लेकिन चौधरी साहब जो इस वक्त जिस तरह से शुरू में हम बात कर रहे थे, एक माहौल बनाने की बात हो रही है, जो आपने अली गौहर बलोच साहब की बात सुनी है, तो इससे आपको क्या असेसमेंट है कि क्या आपको लग रहा है कि आने वाले दिनों में मफाहमत की जो बेल है वो मंडे चढ़ेगी या फिर टेम्परेचर और राइज होगा? क्योंकि बज़ाहिर ये तो जिस तरह लग रहा है कि जी डंडा हाथ में है, जी ये नहीं करना वो नहीं करना, अगर इस तरह से हुकूमत चलनी है तो फिर यहाँ पे तो स्पेस ऐसी नज़र नहीं आती कि कहीं पे बातचीत का दरवाज़ा खुलेगा। समीना, लगता है ऐसा है कि हुकूमत भी बेबस है और ये मुफाहमत का दरवाज़ा खोलना चाहते हैं, लेकिन वो दरवाज़ा जो है वो किसी आनी रॉड से बंद है और ये चाबी कहीं और है। सारी जो चाबी भी कहीं और है और ये जो जिस तरह की गुफ्तगू भी हो रही है तो ये एक टॉक्सिक गुफ्तगू है। हुकूमत ऐसा नहीं करती। हुकूमतें जो हैं वो हमेशा हाथ बढ़ाती हैं और हाथ बढ़ाने के लिए फिर बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ेंगी और वो मेरा नहीं ख्याल, इनके अपने जो पार्टी के सरकर्दा रहनुमा हैं, सदर हैं पंजाब के राना सनाउल्लाह खान साहब या जावेद लतीफ़ साहब
या अपना अफनानुल्लाह साहब ने भी बात की और दूसरों ने भी बात की, उनकी गुफ्तगू सुन के तो फिर 9 मई की बात करना तो, या पुरानी उनकी आप जलसों की सूरत हाल देख लें, क्या क्या नारे नहीं लगते रहे। नवाज लीग की अपनी कैंपेन क्या रही, मियाँ साहब ने बड़े जारहाना ख़ताब किए, उसमें जो अस्करी क़यादत थी उस वक़्त की, उनके साथ तो वो बाकायदा जो है नाम ले लेके कहा गया। तो बात यह है कि ये बात ख़त्म नहीं हो रही ना, और एक एफर्ट ये नज़र आ रही है कि कारकर्दगी के ऊपर सवाल ना उठाया जाए। अब डिस्कोर्स की जो बात है, डिस्कोर्स ने बिलिंग में गड़बड़ की है, एडमिटेड है, वज़ीर तवानाई जो कह रहे हैं, इसके खिलाफ एक्शन क्या है या एक्शन प्लान क्या किया जा रहा है? क्या वफाकी काबीना जो है इस चीज़ को जो है वो सीरियसली देखेगी? फॉरेन अफेयर्स की आप सूरत हाल देख लें, आपका पड़ोसी मुल्क ईरान है, उसकी और इसराइल की टेंशन है, अभी तक काबीना का इजलास इस मौजू पे नहीं बुलाया गया, फॉरेन ऑफिस खामोश है और कौम को कुछ पता नहीं है कि हुकूमत जो है इस मामले पे क्या करेगी। तो इस वक्त जब से ये हुकूमत फॉर्म हुई है, इलेक्शन के रिजल्ट्स के ऊपर बड़े संजीदा सवालात हैं और वो एक कंसेंसस जो है गैर जानबदार मीडिया में, लोकल ऑर्गेनाइजेशन और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस में और गैर जानबदार आवाज़ों में ये पाया जाता है, ये कंसेंसस पाया जाता है कि जो इलेक्शन रिजल्ट्स हैं दे आर मार्ड बाय जो है वो इलीगलिटीज हैं और वो धांधली ज़दा है। तो इसका जवाब मैं ही आपको दे देती हूँ, जो उन्होंने कहना है बस ट्रिब्यूनल में जाएं और वहाँ पे खपते रहें जो भी है, लिहाजा इस पे मैं क्या टाइम वेस्ट करूँ। लेकिन इसमें जो इम्पोर्टेंट बात है सर, फोरम तो वही है ना, फोरम तो वही है ना चौधरी साहब, फोरम तो फिर वो वही है ना। नहीं, फोरम तो वही है। देखिए, मैंने तो ये पहले भी अर्ज किया है कि जो अवाम का एतमाद होता है ना किसी हुकूमत पे, वो बहुत जरूरी होता है डेमोक्रेसी में। लेकिन डिक्टेटरशिप में उसकी शायद इतनी अहमियत नहीं होती। चौधरी साहब गुजारिश ये है कि जितनी भी आपने बातें की हैं, अभी आपने पहले अपने खुद कहा था कि हम लगता है दायरे में घूम रहे हैं, तो आपकी ये सारी गुफ्तगू सुन के मुझे भी लगता है कि दायरे में ही घूम रहे हैं। इसमें कोई ऐसा स्टेप बता दें जो पीटीआई की हुकूमत में ना हुआ हो। उन्होंने अपोजिशन को नहीं, ये सर फॉल्स नहीं है जो आप नहीं। सर गुजारिश तो सुने ना, सर इस वक्त जरूरी नहीं है ना खान साहब, मेरा अर्ज सुन ले। इस वक्त हुकूमत किसकी है? क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हुकूमत में है? नहीं, उस वक्त साल तो हो गया आपने 9 मई का तो सर उनके दौर में क्या ऑपोजिशन जलसे जुलूस नहीं करती? 3 लॉन्ग मार्च हुए, मौलाना का धरना हुआ, हर वक्त पीडीएम ने कोरोना के दरमियान पूरी एहतजाजी तो वक्त हुकूमत वक्त ने करनी है ना, प्रोसिक्यूशन भी उनके पास है, तो क्यों नहीं की जा रही? सर गुजारिश सुन लेना, जो है वो बेगुनाह लोगों को अंदर डाला गया है। सर पहले इजलास में सर गुजारिश तो सुन, जजेस 6 जजेस लेटर लिख रहे हैं, हालात तो यहाँ पे पहुंचे हुए हैं और उनके ऊपर कोई एक्शन नहीं हो रहा। तो आप मतलब किस बात, कहाँ पे बात करते? पीटीआई के दौरे, अच्छा चले कंपैरिजन करना तो मुझे बताएं कौन सा इलेक्शन में कागज छीने गए? कौन से अपना आपका पॉइंट आ गया इमरान साहब, इस चीज को छोड़ दें कि पीटीआई का जो गवर्नमेंट में होता है उसी की इवैल्यूएशन होती है ना सर। वो बात तो सुने ना, मेरी सिर्फ बात सुने, इतनी अब हर बात पे पुरानी बात नहीं, और वो भी कोई ऐसी यानी वो पीटीआई गवर्नमेंट में हो या ऑपोजिशन में हो, एहतसाब उन्हीं का ही चौधरी साहब आप तो खुद पुरानी बात कर रहे हैं। अभी आपने नहीं कहा कि देखें माजी में नवाज शरीफ और उनके साथी क्या करते रहे? का झगड़ा हुआ था 2018 में। सब गुजारिश तो सुन लेना, यानी आप खुद पुरानी बात कर रहे हैं कि नवाज शरीफ और उनके साथी क्या कहते रहे हैं। आप पुरानी बात करते रहे, वो जायज़ है। यानी मुस्लिम लीग के बारे में पुरानी बातें भी आपने करनी है और पीटीआई के बारे में हमने सिर्फ नई बातें करनी है। सर आप बात जो बात उससे रेलेवेंस में है हम वो बात करें। मुझे थोड़ा सा आगे लेके चलने दें, और बड़े टॉपिक्स हैं इंपॉर्टेंट, आज के टॉपिक्स हैं उन पे बात करते हैं, थोड़ा आगे चल जाते हैं। ये जो मामला भी जिस पे बात भी हुई थोड़ी, हम फॉरेन इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं,
सऊदी अरब का एक अहम डेलीगेशन जो है वो आया और हमने देखा उन्होंने बड़ी जो है इम्प्रूवमेंट वाली बातें की पाकिस्तान की इकॉनमी के लिए। तो कितना इसके ऊपर इम्पॉर्टेंट है कि कोई सरमायाकारी आ रही है? अली गौहर बलोच साहब से ये जानते हैं। गौहर बलोच साहब, अभी तक हम कमिटमेंट्स की बात कर रहे हैं, कमिटमेंट दी है, इंदिया दिया, इम्कान है, करने जा रहे हैं। क्या आपको लग रहा है कब तक इसके जो समरात है पाकिस्तानी मईशत को मिल सकेंगे? कितने सॉलिड है ये जो इस पे मुआहदे हुए हैं, या कोई मुआहदा तो खैर अभी मेरा ख्याल कोई भी नहीं हुआ, जो भी अभी टॉक्स हुई हैं कितनी सॉलिड हैं? देखिए, बिल्कुल ये एक, मैं समझता हूँ कि ये एक बड़ा ही अहम पाकिस्तान के लिए जो डेलीगेशन आया था पाकिस्तान में सऊदी अरब की तरफ से, उसमें बड़े अहम फैसले हुए हैं। और अनकरीब पाकिस्तानी क़यादत जो है, जिसमें प्राइम मिनिस्टर साहब वो सऊदीया जाएंगे और वहाँ पर जाकर ये सारी चीज़ें फाइनलाइज होंगी। और इंशाअल्लाह ताला ये तमाम इन्वेस्टमेंट्स पाकिस्तान में जिनके ऊपर ये डिस्कस किया गया है, वो ज़रूर अपने मतलब है कि वो पहुँचेंगी कामयाबी की तरफ। और बिल्कुल इसका हमारी किस सेक्टर में वो करने जा रहे हैं, कुछ बता सकेंगे आप गौहर बलोच साहब? देखें, बात ये है कि उसमें बेशुमार चीज़ें हैं जहाँ पर वो इंटरेस्टेड है सऊदी गवर्नमेंट, और उसमें हमारे हुकूमत की तरफ से और सऊदीया की तरफ से उन तमाम चीज़ों के ऊपर डिस्कस हुआ है। और अब उसमें सऊदीया ने ये फाइनल करना है कि वो किस किस सेक्टर में जो है वो इन्वेस्टमेंट करेंगे। सियाहत में भी वो इंटरेस्टेड है, इस तरह दीगर शोबाजात में भी वो इंटरेस्टेड है। दूसरी मैं ये गुजारिश करूँगा कि अभी बात हो रही थी, ज़रूर मैं उस पर अपना रिस्पॉन्स दूंगा कि एक हमारी लीडरशिप के बारे में बात की गई। हाँ, मैं बासियत एक सियासत के तालिब इल्म के मैं कहता हूँ कि ज़रूर बात करें, ज़रूर एहतजाज करें। बिल्कुल जो उस वक्त की मतलब है कि हमारी एस्टेब्लिशमेंट थी, उसके बारे में नवाज शरीफ साहब ने भी बात की थी, लेकिन हमने कोई 9 मई का वाक़या नहीं किया। अगर कोई समझता है कि उसके साथ ज्यादती हुई है तो वो किसी फोरम पे बात कर सकता है, लेकिन किसी को मीर जाफर और मीर सादिक नहीं कहा गया था उस वक्त। हाँ, नाम लेकर कहा गया था कि आपने ये ज्यादती की और आप उसके जिम्मेदार हैं, जिसका इजहार अब भी वो कहीं ना कहीं करते हैं। लेकिन उसका मकसद, और एक दफा नहीं, आप देखें कि कब से लेकर वो जब काकड़ साहब थे आर्मी चीफ, फिर उसके बाद मुशर्रफ साहब, फिर कितनी बार नवाज शरीफ साहब की हुकूमतें तोड़ी गई, लेकिन नवाज शरीफ साहब ने क्या मुल्क में आग लगवा दी? क्या मुल्क में जलाओ घराव किया? या मीर जाफर और मीर सादिक के नारे लगवाए? हाँ, ये कहना कि ज्यादती हुई है, जरूर बात करें जो बानी पीटीआई हैं या उनके दीगर लोग हैं। लेकिन वो तो ये कहते भी नहीं कि उन्होंने वो तो इस बात को भी मानते नहीं है ना कि उन्होंने करवाया या जलाओ घिराओ या कोई इस तरह। वो तो कहते हैं कि ये उनकी अपनी पार्टी के खिलाफ एक साजिश थी और उसके ऊपर इंडिपेंडेंट इंक्वायरी वो मांगते हैं। मुझे एक ब्रेक की तरफ जाना है गौहर बलोच साहब, फिर इस पर आके फर्दर भी कर लेंगे। एक ब्रेक ले लेते नाज़रीन इस पॉइंट पर, ब्रेक से वापस आते हैं, डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं हमारे साथ। जी वेलकम बैक नाज़रीन। सऊदीया कितनी इन्वेस्टमेंट कर रहा है और उससे क्या जो है पाकिस्तान के लिए उम्मीदें वाबस्ता है, इसके ऊपर बात भी हो रही थी। अली गौहर बलोच साहब का भी आपने मौके सुना, लेकिन फैसल चौधरी साहब की तरफ ये सवाल जरूर लेके जाऊंगी। चौधरी साहब, एक तरफ आप देख रहे हैं, मैं जरा जरूर बात करना चाहूंगा। आपकी तरफ भी आऊंगी। नहीं, अभी तक आप मेरी तरफ आ नहीं रही, कह रही हैं, वो बीच में आप खुद ही आ जाते हैं ना, फिर मुझे आपकी तरफ आने की जरूरत नहीं। गुजारिश ये है कि मेरी बात भी अभी मुकम्मल नहीं हो पाई थी। अच्छा जी, ठीक है, आपकी तरफ सर आती हूँ मैं अभी जी। गुजारिश ये है कि ये जो सऊदी अरब वाला मामला है ना, देखें इस पे मुल्क में इस वक्त जो मुआशी सूरत हाल है, तो उस पर तमाम पार्टियों को चाहिए कि वो सिर्फ शेर अफजल मरवत की तरह बयानबाजी ना करें, बल्कि उसको सबूतार करने की कोशिश ना करें, कोई अमली तौर पे होने दे। पाकिस्तान ने जो आप अली गौहर साहब से पूछ रही थी, मैं आपको बता देता हूँ, पाकिस्तान ने सऊदीया को जो ऑफ़र की है उसमें उन्होंने तवानाई के शोबे में, उन्होंने माइंस के शोबे में, उन्होंने मिनरल्स के शोबे में, उन्होंने PIA और जो एयरपोर्ट्स हैं आपके, उनमें इस तरह से उन्होंने मुख्तलिफ उन्हें 12 तरह की ऑप्शंस दी हैं। और जहाँ तक ये है कि इस दफ़ा सीरियसनेस क्या है, तो जब ये गए हैं उम्रे पे वज़ीर आज़म और उनका वफ़द, तो वली अहद ने ना सिर्फ इस बातों में इंटरेस्ट लिया, बल्कि आपने देखा कि ईद के अगले ही रोज़
उन्होंने वज़ीर जो उनके खारजा उनकी सरबराही में वो वफद भिजवा दिया। तो अब 28-29 तारीख को मुमकिन तौर पे वज़ीर आज़म फिर जा रहे हैं। तो हमारी जो वज़ीर आज़म हाउस के ज़राए से बात हुई है तो उनका ये कहना है कि इस दफ़ा बहुत जल्दी ना सिर्फ ये कि मुआहदे हो जाएंगे बल्कि उन मुआहदों में अमल दरामद भी शुरू हो जाएगा। चलिए अल्लाह करे ऐसा हो। जी गौर बलोच साहब आप भी बात मुकम्मल कर लें, मैं फिर चली जाऊंगी चौधरी साहब के पास। देखिए बात यह है कि जिस तरह से कि अभी इलेक्शन के ऊपर भी तहफ़्फ़ुज़ात के ऊपर बात की गई, मुझे ये बताएं कि बड़ी ये बात की जाती है कि जनाब पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं वो मतलब संजीदा नहीं है। पॉलिटिकल पार्टीज बिल्कुल संजीदा है। जब कश्मीर के ऊपर बात हुई थी, जब कोरोना के ऊपर बात हुई थी, हम लोग ऑपोजिशन में बैठे हुए थे, लेकिन इसके बावजूद कि उस वक्त की ऑपोजिशन को बड़ा विक्टिमाइज किया जा रहा था, लेकिन फिर भी मिसाके मईशत के ऊपर भी शहबाज शरीफ साहब ने बात की थी, हालांकि अपनी पार्टी की तरफ से भी इस बात के ऊपर तनकीद की गई थी उनके ऊपर, लेकिन इसके बावजूद हमने ऑपोजिशन में रहते हुए भी हाथ बढ़ाया। और दूसरी तरफ बानी पीटीआई का ये रवैया था कि वो तो मीटिंग से उठ के चले गए थे, जो कोरोना के ऊपर मीटिंग थी जिसमें बिलावल भुट्टो साहब भी बैठे हुए थे और शहबाज शरीफ साहब भी बैठे हुए थे। और दूसरी गुजारिश ये है कि जिस तरह से अब इलेक्शन के तहफ़्फ़ुज़ात और संजीदगी पर बात होती है, तो मुझे बताएं कि ये इन्हीं का दौरे हुकूमत था जब डस्का में रंगे हाथों ये वोट चोरी करते हुए पकड़े गए थे। नेक्स्ट इलेक्शन ईवीएम मशीनों के जरिए चुराने के जरिए असम्बली में जो कानून साजी की गई, वो असम्बली के जो भी तरीक़ाकार है, प्रोसीजर है, उसको बिल्डोज करके की गई और ईवीएम मशीनों के ऊपर कानून साजी कर दी गई थी। और हालांकि आपको वो पता तो है सर अच्छा होता ना, अभी जो रौला पड़ा हुआ है वो मशीन्स के थ्रू बेहतर रिजल्ट आते हैं। अब तो ये जिस तरह का इलेक्शन हुआ है इसको तो आपके अपने लोग नहीं मान रहे, ऑपोजिशन की तो बात दूसरी तरफ रही। हम मीडिया वालों में से आपको इतने लोग मिल जाएंगे जो आपको गवाहियां दे रहे हैं कि जिन्होंने फॉर्म 45-47 के फर्क देखे हैं, आपके अपने लोग नहीं मान रहे, चले हमें भी आप छोड़िए। तो फिर आप क्या ये इलेक्शन बहुत अच्छा था, बहुत साफ शफाफ था? जो जवेद लतीफ साहब ने बात की है तो उसके बेनिफिशरी कौन है? उसके बेनिफिशरी उन्होंने शेखुपुरा की सीटों की बात की है और उधर से जीता कौन है? उधर से पीटीआई जीती है। जाहिर है वो मतलब है कि अब वो जो भी नाम उन्होंने रखा है, खैर वो एक अलग बात है, लेकिन उधर से उसके बेनिफिशरी तो ये हैं। तो वो तहफ़्फ़ुज़ात तो हमारे भी हैं, लेकिन उसके लिए ये है कि कंसर्न फोरम के ऊपर जाएं। उसका ये तो नहीं कि दोबारा से मुल्क में जो है वो एहतजाज हंगामे और मतलब है कि ये सूरत हाल हो। हाँ, जब ऑपोजिशन जो है वो संजीदगी से अगर बात करना चाहेगी तो हुकूमत जरूर उनसे बात करने के लिए तैयार है और इन तमाम चीजों सर ऑपोजिशन नहीं बात करना चाह रही होती, हुकूमत को ही हाथ बढ़ाना पड़ता है। हम हमेशा यही देखते हैं कि हुकूमत की बेनिफिट में ये चीज होती है कि मुल्क में एक बेहतर माहौल हो, ये हुकूमत को सूट करता है ताकि वो डिलीवर कर सके, इसलिए हुकूमत को इस सिलसिले में पहल करनी होती है। आपने बात की ऑपोजिशन को उस वक्त विक्टिमाइजेशन का निशाना था, इस वक्त जो ऑपोजिशन है वो कौन सा फूलों की सेज पे बैठी हुई है, सारी ऑपोजिशन की लीडरशिप जो है वो जेलों में वाकयात में मुलव्वस है और उन मुकदमात को सर बहुत सारे ऐसे भी हैं जो 9 मई में नहीं है लेकिन जेलों में है। चलिए अभी इस बात को इस पे 9 मई पे मेरा है नहीं सर मौजूद आज हो रही है, अभी भी उनकी सहूलतकारी हो रही है। जब ये कहा जाता था गुड टू सी यू कहा जाता था और वजीर आजम की प्रोटोकॉल वाली गाड़ी में सर बस छोड़ दें अब इस पे बात सर बड़ी अलग चली जाएगी। जिस तरह मिनटों में केसेस माफ हुए हैं ना पूरी जरदारी फैमिली के भी, शरीफ फैमिली के, फिर उस तरफ जाएंगे फिर वो बात हो जाएगी शुरू। मिनटों में नहीं हुई, 2-2-250 पेशियां हुई हैं। चलें छोड़ दें, अब मैं इस पे सर मौजू नहीं है ना, अब दूसरी तरफ ले जाते हैं। मुझे आज के ऊपर बात हो लेने दें। वो भी सर वो भी सालों से जो साल उनको भी हो चले हैं, 10-10 महीनों से जेल में है। इस बात को छोड़ दें, अब ये आपके साथ भी हुआ है, हम ये नहीं कह रहे कि नहीं हुआ। 10 महीनों से जेल में, 10 महीनों से कौन जेल के अंदर? सर आधी पंजाब की क़यादत उनकी 10 महीनों से जेल में है। डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा कैंसर महीने बाद वापस कैंसर सर्वाइवर है सर। 10 महीने से आलिया हमजा, सनम जावेद, डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा
तो आधे आप लोग क्या समझते हैं कि जो 9 मई के वाकयात में बस आपको सर 9 मई वाले जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी वो 9 मई भूल गया आपको, उनका जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की उनका 9 मई आपको याद रह गया। छोड़ दें सर इस बात को, मैं इस पे मौजूद नहीं आएंगे। हम तो ये कहते हैं कि अगर कोई भी मुलव्वस है, नहीं आप कहते हैं ना, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा, आप कह रहे हैं लेकिन ऐसा हो नहीं रहा। जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की वो साफ बात हो गए, तकरीर हो गई। आप इस बात की निशानदेही कर रही हैं कि जो लोग बाहर आए हैं वो वाकई 9 मई में मुलव्वस है, तो हम तो कहते हैं मुलव्वस है तो बिल्कुल उनको दोबारा जेल में जाना चाहिए। नहीं मैं तो ये कह रही हूँ कि 9 मई के मामलात पर आप ये बात जो कर रहे हैं ना कि जहाँ पे आप लोगों को कोई और क्वेश्चन नहीं मिलता आप लोग 9 मई के पीछे चले जाते हैं। अब इस बात को आप देख ले, जिन्होंने सजाएं देनी है उनको दें, जो आपकी लीडरशिप उनकी बेकसूर है उसको रिहा करें। 10-10 महीने से खवातीन जेलों में है, अब काफी हो गया। इस तरह नहीं हो सकता। एक सनम जावेद 10 जगहों पर एक वक्त में कैसे तकरीबकारियां कर सकती है कि वो मियां वाली में भी जलाओ गिराव कर रही थी, वो लाहौर में भी कर रही थी। सर ऐसी चीजों को डिफेंड ना किया करें। आज पीटीआई वाले भी इन्हीं चीजों को डिफेंड करते हैं तो शर्मिंदा होते हैं, आप लोग भी होंगे। इन तमाम अनासिर के खिलाफ सबूत मौजूद हैं सर। एक सोशल मीडिया की ट्वीट्स के ऊपर ये नहीं होता कि आपने फांसियां चढ़ा देनी है लोगों को, ऐसा ना करें। जितनी जिसकी सजा बनती है उनको दें और उनको फारिग करें। जो जिस जुर्म में मुलव्वस है उसको उसकी सजा जरूर मिलनी चाहिए। जो यही तो मैं कह रही हूँ सर, जो मुलव्वस है उसको सजा दें। अभी तो सूरत हाल ये 10-10 महीनों से चलान ही नहीं पूरे हो रहे, एक मुकदमों में जाते हैं और दूसरे में। बहरहाल मेरा ये टॉपिक नहीं था, बिला वजह इसमें मुझे उलझा रहे हैं। मेरा जो सवाल था वो चौधरी साहब से नहीं गया। मैं तो ये कह रहा हूँ कि आप उनके साथ इज़हार हमदर्दी जरूर करें जो बेगुनाह लोग हैं, लेकिन उनके साथ ना करें जो एक्चुअली मुलव्वस है। नहीं हम उनके साथ नहीं करते सर, उनको तो हम कह रहे हैं सजा दे दें आप। अली गौहर साहब, अली गौहर साहब, हम आपसे ज्यादा पुरजोर इसरार करते हैं कि जो नई में मुलव्वस हैं 9 मई में उनको सख्त से सख्त कानून के मुताबिक सजाएं दी जाएं, लेकिन जो नहीं मुलव्वस उनको रिहा कर दे। ये एक लफ्ज की मैं बात कर रही हूँ। बहरहाल उनको भी रिहा, जाहिर है मुकदमात हैं, अदालतों में होने हैं, हम जरूर, हम तो कहते हैं, मैं आपके प्रोग्राम में बैठ के कह रहा हूँ जो बेगुनाह है। चलिए अब इस बात पे इत्तेफाक हो गया, अब इसको छोड़ दें। जी चौधरी साहब, अब इस बात पे आ जाते हैं। सऊदी अरब का डेलीगेशन आया हुआ है, वो यहाँ पर इन्वेस्टमेंट की बात कर रहा है और उधर से शेर अफजल मरवत साहब की तरफ से अजीबो गरीब सा बयान आ जाता है और ख़ुद पीटीआई भी उससे ऐलान ला ताल्लुकी कर रही है। खान साहब ने भी उसको नापसंद किया। आपको क्या नज़र आता है, इसका कोई जानबूझ के उन्होंने इस टाइम पे ये बयान दिया है और क्या उन्हें ज़रूरत पेश आई थी ऐसे गैर जिम्मेदाराना बयान की जो खुद उनका पार्टी भी उनकी ओन नहीं कर रही? शेर अफजल साहब का बयान जो है ना वो इतनी अहमियत का अमल है और ना ही उसको डिस्कस करने की ज़रूरत है। जब पार्टी ने उससे डिस्कस कर लिया है तो वो खुद भी रोज़ है कैसी वो बोंगी सी बात कर देते हैं, उसके बाद वो वजाहत देना शुरू कर देते हैं। तो मतलब उसमें रोज़ाना ही एक बंदे की एक बात जो है वो बाउंस बैक हो रही है और उसे एक पार्टी लातुल्की का इज़हार कर रही है और बड़ी स्ट्रॉन्ग। इसलिए लोग बात कर रहे हैं ना सर, वो कह रहे हैं कि जी ये जानबूझ के पहले उनसे बयान इस तरह का दिलवाया गया है और उसके बाद उसका मकसद ये था कि जो डेलीगेशन आया हुआ था उसकी जो टॉक्स है उसको डिस्टर्ब। अच्छा मैं इसमें चॉइस साहब मेरा बयान दे के मीडिया अटेंशन के लिए मेरे ख्याल में करते हैं, तो मेरा नहीं ख्याल कि उनके बयान की कोई अच्छा चॉइस साहब ये सिर्फ लोग नहीं कह रहे। सऊदी अरेबिया की जो इन्वेस्टमेंट है SIFC की थ्रू जो आ रही है उसमें ज़्यादा तो माइनिंग का जो शुबा है उसमें उनका इंटरेस्ट है और सारी ये जो सऊदी क़यादत की नेक नियति भी है वो अपनी जगह पे भी है, लेकिन जो एक चीज़ ज़्यादा जो है ना ख़तरे की बात वो है खित्ते की सूरत हाल। ये जो गल्फ जो है वो इस वक्त वॉर। सर इस पे मुझे बात करनी है ब्रेक के बाद। आज सबने अपना अपना रनडाउन खुद चलाना है, एंकर को ये मौका नहीं देना लगता है। इस पे कर दूं कि सिर्फ लोग ही नहीं कह रहे बल्कि असेंबली के फ्लोर पे वफाकी वज़ीर इत्तलात और नशरियात तारर साहब ने भी ये इल्ज़ाम आयद किया है कि शेर अफजल मरवत साहब ने जानबूझ के उनको सऊदी जो इन्वेस्टमेंट है और सऊदीज़ को उस ये सारी कोशिश को डिस्ट्रॉय करने के लिए ये बयान दिया। लेकिन मैं इसमें ये समझता हूँ कि पीटीआई उसको डिसऑन करके उन्होंने उसको नहीं डिसऑन करके, लेकिन वजह हो क्या रही है जो आप चॉइस साहब से पूछ रहे थे, तो मेरे नज़दीक वही वजह है कि क्योंकि एक क़यादत नहीं है। इमरान खान के पीछे जाने के बाद इतने वो बन गए ना उनके लीडर कि हर लीडर को नई बात कर देता और दूसरे उसकी तरदीदें करते फिरते। लीडरशिप का फुकदान है जिसकी वजह से एक कन्फ्यूजन हमें नजर आती है स्टेटमेंट्स में भी। और शेर अफजल मरवत साहब अपने मिजाज के भी कुछ अलग से ही बंदे हैं।
अक्सर वो मज़े में जो भी उनका मिजाज में आती है, वो कहते हैं ना मिजाज यार में आए, तो वो कह जाते हैं। बहरहाल जी, एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आते हैं तो खित्ते की सूरत हाल के हवाले से भी बात करते हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट मामला है जी, इसराइल और ईरान में कशीदगी बढ़ रही है, पाकिस्तान पर क्या असरात होंगे, ब्रेक के बाद। जी वेलकम बैक नाज़रीन। और ईरान की तरफ से जो अटैक किया गया पिछले हफ्ते, उसका इंदिया दिया था इसराइल ने कि जवाबी हमला किया जाएगा। अब ये खबर है कि इसराइल ने भी कुछ जवाबी अटैक किया, अगरचे कुछ उसके ज़राए इसकी तस्दीक उस तरह से नहीं कर रहे और कोई ख़ास नुकसान भी रिपोर्ट नहीं हुआ, लेकिन दूसरी तरफ ईरान ने भी कोई ख़ास जवाबी कार्रवाई का इंदिया नहीं दिया। तो बज़ाहिर क्या ये मामला यहीं रुक जाएगा या अभी कशीदगी दोबारा हो सकती है खित्ते में? चौधरी साहब इस पे बात भी करना चाह रहे, 2-3 दफ़ा उन्होंने जिक्र किया, उन्हीं से सबसे पहले इस पे कमेंट ले लेती हूँ। जी चौधरी साहब, ये रुक जाएगा मामला या अभी आपको लगता है कि इसमें दोबारा खुदा न खास्ता आग भड़क सकती है? देखिए, हमने पहले भी पिछले हफ्ते भी ये अर्ज़ किया था कि इसराइल लाजमी रिटेलिएट करेगा ईरान की तरफ से जो हमला हुआ है, क्योंकि इसराइल का जो क़यादत है इस वक्त, या इसराइल का टोटल जो एक उनकी सियासत जो है उसका मैवरो मरकज़ जो है वो सेहूनी हेजमनी है, यानी सेहूनियत का एक जो एब्सोल्यूट कंट्रोल है गल्फ़ के ऊपर, तो ये उसके ऊपर बुनियाद है। और वो सारे जो है वॉर मॉन्गर हैं, वो जंगजू जो है वो हर वक्त जंग लगा रहते हैं। दूसरी बात ये है कि इसराइल के पास टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट बहुत है और उनको वेस्ट की और ख़ासकर अमेरिका की बहुत ज़्यादा सपोर्ट हासिल है, जिसकी वजह से वो एक छोटा सा मुल्क जो है वो भी पूरे गल्फ़ के लिए जो है वो एक हड्डी बना हुआ है, ना वो निकला जाता है ना उगला जाता है। और ऐसी सूरत हाल में एक रिटेलिएशन उन्होंने की है, जो उनका वेस्टर्न मीडिया जो है आज वो ये दावा कर रहे हैं कि अस्फहान के ऊपर के करीब जो है वो एक ऑपरेशन हुआ है और एक जगह पे मिसाइल दागा गया है, जो उसकी अभी तस्दीक या तरदीद जो है वो नहीं आ सकी है इसराइल की तरफ से भी और ईरानियंस मीडिया की तरफ से या ऑफिशियली, तो वो अभी तरदीद उन्होंने जारी की है। लेकिन ये जो मामला है इससे एस्केलेशन के चांसेस बहुत बढ़ गए हैं और गल्फ़ में जंग का जो ख़तरात हैं, जो बादल हैं, वो बहुत ज़्यादा गंभीर होते जा रहे हैं। खतरात आपको बढ़ते नजर आ रहे हैं, लेकिन ठीक है, लेकिन इमरान साहब यहाँ पर तो भी हम देख रहे हैं कि कुछ अहम ममालिक की तरफ से तो इस चीज़ का रोका ही गया है कि जी एस्केलेशन तरफ ना जाएं। अमेरिका ने भी इस चीज़ के ऊपर कहा है कि भाई ना ज़्यादा बात बढ़े, और ईरान का भी फिलहाल कोई ऐसा जवाबी कार्रवाई का इंदिया नहीं आया। तो आपको लग रहा है कि मामला बढ़ेगा या एक फेस सेविंग मिल गई इसराइल को कि हमने जवाब दे दिया तो अब ठीक है? समीना, मुझे देखे लगता है ज़ाती तौर पे कि शायद ये मामला फौरी तौर पे तो ना बढ़े, लेकिन सबसे ज़्यादा मुनाफकत वाला रोल इसमें अमेरिका अदा कर रहा है। देखिए, आज भी अगर आप देखें कि क्या खबर है कि जी वो जो फ़लस्तीनी रियासत के हवाले से वोटिंग हुई है तो अक़वाम मुत्तहिदा में, तो उसको अमेरिका ने वीटो कर दिया। यानी अमेरिका एक तरफ जो बेचारे शहीद हो रहे हैं, जो अपनी जानों का नजराना दे रहे हैं, जो बेचारों पे जुल्म मजालिम की इंतहा हो रही है, उनको तो कोई हक देने के खिलाफ है, वीटो कर रहा है। और दूसरी तरफ जो जालिम है उसकी हर तरह से सपोर्ट कर रहा है। तो ये कहाँ की जमहूरियत है, ये कहाँ क्या इंसाफ है? शुरू से हम देख रहे हैं अमेरिका जो है दूसरा आपने जो ज़मीना सवाल किया था ना कि अगर ये खुदा न हस्ता होता है तो पाकिस्तान पे क्या इसके असरात होंगे, पाकिस्तान पे इसके बड़े इंतहाई भयानक असरात हो सकते हैं। सबसे बढ़ के ये कि इस मामला से देखें, अब ये कहा जा रहा है कि शायद ऑयल की कीमतें मजीद बढ़ जाएं, तो पाकिस्तान जिस माशी क्राइसिस का शिकार है, तो अगर पेट्रोल महंगा होता है तो हम हमेशा कहते हैं कि पेट्रोल महंगा होने से दुनिया की हर चीज़ महंगी होती है। तो महंगाई जो है वो यहाँ तो पहले लोग इतने तंग है, तो महंगाई मजीद के भी होंगे और पाकिस्तान की सिक्योरिटी के हवाले से भी बड़े आम होंगे। लेकिन इस पर पाकिस्तान सोच क्या रहा है? अलीगौर बलोच साहब, पाकिस्तान की पोजीशन क्या है? अगर खुदा न खास्ता ये कशीदगी बढ़ने लगती है इसराइल और ईरान की, तो हमने क्या करना है, किस तरफ खड़े होना है? देखिए, पाकिस्तान की मैं समझता हूँ कि जो खारजा पॉलिसी है वो इस वक्त इंतहाई सोबर किस्म की है और वो मतलब है कि इसमें जाहिर है कि ये तो हमने ये कबल अज़ वक्त बातें, पहली बात तो ये है कि पाकिस्तान की ख्वाहिश तो यही है कि ये जंग ना हो, क्योंकि ये खित्ते के लिए बड़ी नुकसानदेह, और जिस तरह से कि जारहाना रवैया जो इसराइल का है
उसको बैनुल अक़वामी दुनिया को भी उसमें अपना किरदार अदा करना चाहिए। लेकिन यहाँ पर ये एक बात भी काबिल ज़िक्र है कि जिस तरह से आप खारजा पॉलिसी, एक वक़्त तो वो था, आज तो देखें ना कि सऊदीया की इन्वेस्टमेंट्स आ रही हैं, पाकिस्तान की मईशत बेहतरी की तरफ जा रही है। दूसरी तरफ ये भी रवैया रहा है कि जब साबका हुकूमत थी तो हम सर साबका को छोड़ दें, आप अपना जवाब दे लें, फिर बात लंबी हो जाती है। मुझे सिर्फ ये बताएं कि इसहाक डार साहब इसके ऊपर कब अपना आके पॉलिसी स्टेटमेंट देंगे? वो तो मुझे बिल्कुल गायब नजर आ रहे मंजर से। नहीं, देखें, हमारी पॉलिसी यही है ना कि पाकिस्तान अभी तक तो वो कोई जंग तो नहीं हुई, लेकिन अभी तक तो वो मतलब ये जाहिर है कि जो ईरान के सदर का दौरा है वो इंतहाई अहमियत का हामिल है, जहाँ पर अमेरिका की या उनकी तहफ़्फ़ुज़ात होने के बावजूद वो चीज़ें जो हैं वो मतलब है कि फाइनलाइज हो रही हैं, वो बेहतरी की तरफ बढ़ रही हैं। तो जाहिर है कि हम ऐसे में फ़लस्तीन को या उनको तनहा तो नहीं छोड़ सकते। पाकिस्तान आवाज़ तो उठा रहा है जो वो मुतासरीन है उनके लिए, और जाहिर है कि मुस्लिम ममालिक की तरफ से इमदाद भी पहुँचाने की कोशिश की जा रही है। मैं समझता हूँ कि इस मामले पे पोजीशन वही है जो हमारी एक तारीखी पोजीशन है। हम फ़लस्तीन के साथ खड़े हैं और हम फिलहाल हम ये चाहते हैं कि खित्ते में कोई किसी किस्म का नया झगड़ा ना स्टार्ट हो के साथ इसराइल का, या कोई भी तनाज़ा जो है वो ज़ाहिर है वैसे भी बेअमनी किसी के भी मफाद में नहीं होती और जंग कोई भी नहीं चाहता और ना पाकिस्तान इसको सपोर्ट करता है। बहरहाल जी, आज के प्रोग्राम को यहीं समेटते हैं। अली गौहर बलोच साहब, आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, अगले प्रोग्राम में आपसे फिर मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।